खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार नगर निगम द्वारा जमीन खरीद प्रकरण में हरिद्वार डीएम, तत्कालीन नगर आयुक्त, एसडीएम समेत 1 दर्जन अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई करने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करने का संकल्प उनकी सरकार ने लिया है और इसके तहत 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। वही हेल्पलाइन नंबर 1064 पर आई शिकायतों के आधार पर भी 200 से अधिक मामलों में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हुई है। हरिद्वार प्रकरण पर उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आने पर एक जांच अधिकारी के द्वारा इसकी जांच करवाई गई थी और उसके बाद जांच रिपोर्ट की समीक्षा की गई। जो भी दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित किया गया है। साथ ही आगे विजिलेंस भी जांच करेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्रेताओं के खातों को भी सीज कर दिया गया है और प्रयास यही है कि नगर निगम का पैसा वापस आए और अन्य प्रकरणों में भी नगर निगम में कोई भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी भी आगे की जांच की जा रही है। भ्रष्टाचार को लेकर हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है। हमारी नीति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है और हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए 100 से भी ज़्यादा नकल के मामले में फैले भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करके जड़ से समाप्त किया और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा। इसके अलावा भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में भी 200 से अधिक लोगों को अभी तक 1064 जो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर पर शिकायत मिलने पर गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस के द्वारा हरिद्वार नगर निगम में भूमि खरीद घोटाले का प्रकरण जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, तत्काल हमने शासन से एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच बैठाई, जांच दी उनको और जांच की रिपोर्ट आते ही भूमि विक्रेताओं के बैंक के खातों को सीज किया गया है। कई अन्य कर्मचारी जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं प्रारंभिक रिपोर्ट में, उन सभी को सस्पेंड किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा करने पर तत्कालीन नगर आयुक्त, तत्कालीन जिलाधिकारी और प्रशासक सहित 7 लोगों को आज निलंबित करते हुए पूरा प्रकरण विस्तृत जांच के लिए विजिलेंस को सौंप दिया है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो नगर निगम का पैसा है वो पैसा सरकारी खाते में वापस आए। इसके लिए हमने आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही नगर निगम के कामों की स्पेशल ऑडिट की जाएगी। यदि कोई अन्य अनियमितता भी हुई है तो वह भी पकड़ में आएगी और उस पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। हमारा स्पष्ट मत है, देवभूमि में किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनता को स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन मिले, व्यवस्थाएं मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो बाबा केदार की भूमि से उन्होंने पूरे उत्तराखंड वासियों को और देशवासियों को संदेश दिया था, उनके मुख से शब्द निकले थे बाबा केदार के धाम में कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उक्त कथनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए स्वच्छ एवं पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेंगे और उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। हरिद्वार में जमीन घोटाले पर हुई कार्रवाई को लेकर भाजपा के नेता अपनी सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। भाजपा के वोट विधायक खजान दास की माने तो राज्य में भ्रष्टाचारी रूप का जो पेड़ खड़ा हुआ है उसको हिलाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है, लेकिन जेड बहुत गहरी है, इसीलिए उसे जड़ से उखाड़ने में थोड़ा समय लग रहा है। कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन ये कार्रवाई NH 74 वाले मामले की तरह नहीं होनी चाहिए।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि दोषियों को सजा मिलना जरूरी है ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। अब चाहे कितना भी रोक लगाओ, जो भ्रष्टाचार का पेड़ है उसको हिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय धामी जी ने हिलाने का काम किया है, किंतु जड़ें उसकी बहुत गहरी है। उस जड़ को निकालना अभी थोड़ा सा समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह से अगर कार्रवाई इसी तरह से होते रहेगी तो फिर एक डर भी पैदा होगा। जिस तरह से वहां पे हुआ है हरिद्वार में, ये चिंताजनक विषय है कि 15 करोड़ की जमीन आपने 54 करोड़ में ले ली, ये क्या तरीका है? तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल भी सजा होनी चाहिए। हरिद्वार में जिस तरीके से नगर निगम में बड़ा भूमि घोटाला सामने आया था, जनता के पैसे की बड़े पैमाने पर बंदरबांट हुई, जांच अधिकारी ने कई अधिकारियों पर जो है कार्रवाई की संस्तुति की थी, आज उस पर जो है कार्रवाई हुई है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि दोषियों को सरकार सजा दिलवा पाती है या केवल कार्रवाई के नाम पर मामले को दबाने का प्रयास होता है। क्योंकि पहले भी जिस तरीके से उधम सिंह नगर में एनएच घोटाला सामने आया था, तत्कालीन भाजपा सरकार ने तब भी जो है कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई की थी, लेकिन 2-3 महीने के बाद सब जो है अपने कार्य पर वापस लौट आए हैं। तो इस प्रकार की लिपापोती कार्रवाई के नाम पर नहीं होनी चाहिए, गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। और सवाल यह है कि प्रदेश में लगातार भूमि घोटाले सामने क्यों आ रहे हैं? राजधानी देहरादून में भी नगर निगम में बड़े भूमि घोटाले सामने आए थे, लेकिन आज दिन तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं है। जनता पूछ रही कि आखिर किसके इशारे पर ये भूमि घोटाले हो रहे हैं, किसका संरक्षण इन भूमि घोटाले बाजों को है? जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, दोषियों को सजा सरकार नहीं दिलवाएगी, तब तक ये। हरिद्वार जमीन घोटाले में 2 आईएएस अधिकारी और एक पीसीएस अधिकारी को सस्पेंड करने के बाद सरकार ने 3 मई देर शाम को ही कुछ आईएएस का ट्रांसफर भी किया है। मयूर दीक्षित को हरिद्वार जिले को नया जिलाधिकारी बनाया गया, जो कि डीएम थे। मयूर दीक्षित स्थान पर नितिका खंडेलवाल को टिहरी का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। वर्तमान समय में मयूर दीक्षित टिहरी गढ़वाल जिले के बतौर जिलाधिकारी के साथ ही निर्देशक पुनर्वास टिहरी बांध परियोजना और उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण टिहरी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इन सभी जिम्मेदारियों से अवमुक्त करते हुए उत्तराखंड शासन ने मयूर दीक्षित को हरिद्वार जिले की कमान सौंपी है। वहीं आईएएस अधिकारी नितिका खंडेलवाल को अपर सचिव सूचना प्रौद्योगिकी सुराज तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी निदेशक यूएसएसी और प्रबंधक निदेशक हिल्ट्रॉन की जिम्मेदारियों से अवमुक्त करते हुए टिहरी गढ़वाल जिले का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही आईएएस नितिका को निर्देशक पुनर्वास टिहरी बांध परियोजना की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा कक्ष में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और खेल विभाग के अधिकारियों के साथ 23 जून को होने जा रहे ओलंपिक डे की तैयारियों को लेकर बैठक की है। इस दौरान खेल मंत्री ने बताया कि ओलंपिक एसोसिएशन और हमारे खेल विभाग के साथ संयुक्त बैठक हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य 23 जून को ओलंपिक डे के सेलिब्रेशन को लेकर कार्य योजना बनाना था। प्रतियोगिताओं से लेकर किस प्रकार से पूरे प्रदेश के 13 जनपद में कार्यक्रम किए जाएंगे, उसकी रूपरेखा तय की। कौन कौन सा खेल कौन कौन से जनपद में प्रचलित है, किस प्रकार से ओपन एंट्रीज रखेंगे, किस प्रकार से बच्चों का रजिस्ट्रेशन होगा, इन सभी विषय पर बातचीत हुई। देखिए, आज उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और हमारे खेल विभाग के संग में एक संयुक्त बैठक की गई है और बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो 23 जून को जो हमारा ओलंपिक डे होता है उसके सेलिब्रेशन को लेकर एक तैयारी बैठक की गई है। अभी बहुत सारे बिंदु चर्चा का हिस्सा बने हैं, जिसमें प्रतियोगिताओं से लेकर किस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में 13 जनपदों में कार्यक्रम किए जाएंगे उसकी रूपरेखा की अभी चर्चा की गई है। अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है किस किस प्रकार की प्रतियोगिता कौन कौन से जनपदों में रहेंगी, कौन कौन सा गेम कौन कौन से जनपद में प्रचलित हैं, किस प्रकार से ओपन एंट्रीज रहेंगी, किस प्रकार से बच्चों का रजिस्ट्रेशन रहेगा, किस प्रकार से हमारे चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को फाइनल डे यानी कि 23 तारीख को
समापन के समय में किस प्रकार से किन किन को आमंत्रण रहेगा, इन सब बिंदुओं पर आज चर्चा की गई है। निश्चित रूप से हमारी ये बैठक फिर हम लोग चाहे वर्चुअली या प्रत्यक्ष रूप से फिर से बैठक करेंगे और अभी उनसे कहा है कि इन सारे बिंदुओं पे कि आने वाले समय में 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के को आमंत्रित करने के परिप्रेक्ष्य में हमारा पूरा ये आयोजन लगभग नेशनल गेम के तर्ज पर रहे, इस प्रकार के भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। तो मैं मानती हूँ कि दूसरी बैठक में हम लोग निष्कर्ष और निर्णय पर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए उद्देश्य यही है कि ओलंपिक डे को हम लोगों ने हिस्टोरिकल बनाना है। ओलंपिक डे में खेल की अलग को जो है न्याय पंचायत स्तर पर हमारे छोटे बच्चों से लेकर हमारे वृद्ध जनों तक में जो है इसके अलग को जगाना है। तो इस उद्देश्य से एक पूरी तरीके से जन जागरूकता वाला ये पूरा ओलंपिक डे रहना चाहिए। इस ध्येय के साथ में कार्य योजना तैयार करने के लिए विभाग से भी और उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन से भी आग्रह किया है। निश्चित रूप से जो इसका निष्कर्ष होगा वो एक बार पुनः बैठ के जो निकलेगा आप लोगों के समक्ष बाकायदा पीसी के माध्यम से मैं रखूंगी। उत्तराखंड की धरती एक बार फिर ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनने जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 20 और 21 जून 2025 को देहरादून जनपद में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। राष्ट्रपति दौरे को लेकर जिलाधिकारी सवीन बंसल ने श्रीपरना सभागार कलेक्ट्रेट में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। माननीय राष्ट्रपति का 20 जून को आशियाना भ्रमण और 21 जून को योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में प्रतिभाग प्रस्तावित है। इस संदर्भ में आयुष विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे अन्य विभागों के साथ मिलकर योग दिवस की व्यापक तैयारी करें और कार्यक्रम को गर्मीमय और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न करवाएं। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि एक बार फिर से पंचायत चुनाव को लेकर संकट खड़ा हो गया है। उत्तराखंड की पंचायतों में प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति संबंधी अध्यादेश को राजभवन ने बिना मंजूरी लौटा दिया है, जिसके कारण 10,760 त्रिस्तरीय पंचायतें अभी खाली रहेंगी। इससे पंचायतों में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। प्रशासकों का कहना है कि उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद पुनर्नियुक्ति का पंचायती राज विभाग ने आनन फानन में प्रस्ताव तैयार किया था। विधायी विभाग की आपत्ति के बावजूद अध्यादेश को राजभवन भेजा गया था। अब विशेष विधानसभा सत्र ही संशोधन का एकमात्र रास्ता है। कल आपको बता दें कैबिनेट बैठक में जिलाधिकारी को पंचायत के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है और विधानसभा में साल 2021 में विधेयक आया था। प्रदेश में हरिद्वार की 318 ग्राम पंचायतों को छोड़कर 7,478 ग्राम पंचायतें और 2,941 क्षेत्र पंचायतें और 341 जिला पंचायतें मुखिया विहीन हो गई हैं। राज्य में पहली बार इस तरह की स्थिति बनी है। वहीं इस विषय पर कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार पंचायत चुनाव भी समय पर नहीं करवा पा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अध्यादेश की फाइल राज हमसे वापस आ गई है। फिलहाल आपको बता दें कि राज्य की जनता इसका सरकार चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है, ये वही जवाब दे सकती है। धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धनराज से जानकारी लेंगे। धनराज, इस पूरी चीज को लेकर क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से कहा गया कि राजभवन में जो है वो प्रस्ताव भेजा गया वो वापस आ गया, ओवरऑल इसको लेकर अपडेट दीजिए। बिल्कुल रूपाली, देखिए एक बात कहने के जो उत्तराखंड के पंचायत चुनाव है उनका संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखिएगा कि जो राजभवन फाइल भेजी गई थी अध्यादेश को लेकर वो बिना मंजूरी के ही वापस लौटा दी गई है। तो इससे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव अब एक बार फिर अटकते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तमाम जनता या फिर कहा जाए जो विपक्ष है वो लगातार पंचायत चुनाव कराने की मांग कर रहा है और पंचायत चुनाव ना होना कहीं ना कहीं एक संकट ये गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशासकों का भी कहना है कि जो आनन फानन में फाइल भेजी गई थी उसको वापस लौटा दिया गया है और कहीं ना कहीं जो पूर्ण नियुक्ति की बात की जाए, क्योंकि अभी देखा जाए तो प्रशासक कहीं ना कहीं नियुक्त किए गए थे पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि अभी तक जो आपको बता दूं कि 10,700 से भी अधिक जो पंचायतें हैं उनकी सीटें कहीं ना कहीं अब खाली नजर आ रही है और वो अभी और समय तक कहीं ना कहीं खाली रह सकती है, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि पंचायत चुनाव कब होंगे। और इसको लेकर विपक्ष भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि उत्तराखंड के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी
जो सरकार है वो पंचायत चुनाव कराने में विफल नजर आ रही है और चुनाव नहीं करा पा रही है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या दोबारा से इस फाइल को राजभवन में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और किस तरीके से इस पर मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती है। हालांकि आज जो कैबिनेट बैठक होनी है उसमें प्रशासकों का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाने को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की जा सकती है और वो कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। धनराज, यहाँ पर विपक्ष तो अपना सवाल खड़ा कर रही है चुनावों को लेकर, लेकिन सत्ता पक्ष सरकार क्या कुछ कह रही है कि कब तक चुनाव हो सकते हैं, क्या उसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन आई है? जी बिल्कुल, देखिए रूपाली, आपको बता दूं कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि बीजेपी बिल्कुल चुनावी मोड में हमेशा रहती है और चुनाव कराने के लिए तैयार है। जैसे ही उनको राजभवन से मंजूरी मिल जाती है तो चुनाव करा दिए जाएंगे। लेकिन विपक्ष का कहना जो है कि सरकार चुनाव कराना नहीं चाहती है, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं हार का डर सताता है, इसलिए चुनाव कराना नहीं चाहती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने भी साफ कर दिया है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और चुनाव कराने के मूड में है, और जब भी राजभवन से उनको मंजूरी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं चुनाव जरूर कराए जाएंगे। ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर अब पंचायतों की जितनी भी सीटें हैं वो सब खाली है। अब देखना ये होगा कि क्या विधानसभा सत्र होगा और कब ये सीटें भरी जाएंगी या चुनाव दोबारा होंगे। आगे बढ़ेंगे एक और, जहां जून के महीने में मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी हो रही है, वहीं पहाड़ी जिलों में बारिश के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। रुद्रप्रयाग जिले के हिमालय में विराजमान बाबा केदारनाथ, तृतीय केदार तुंगनाथ व मध्य महेश्वर धाम में बर्फबारी हो रही है। धामों में पहुंच रहे भक्त बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। जून महीने की शुरुआत में हुई बर्फबारी से केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे हैं। चारधाम यात्रा में पहुंच रहे श्रद्धालु जून की छुट्टियों में आनंद ले रहे हैं। केदारनाथ धाम में अब तक 7.5 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है, जबकि यात्रा पड़ावों में भी तीर्थ यात्रियों को हर संभव मदद की जा रही है। वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित उमेश चंद्र पोस्ती ने बताया कि जून महीने की शुरुआत में बर्फबारी होने से गर्मी में राहत मिली है। केदारपुरी की पहाड़ियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। जिला प्रशासन, केदार सभा व बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से यात्रियों को हर सुविधा दी जा रही है। भक्तों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की मदद को लेकर जिला प्रशासन की टीमें भी मुस्तैद है। बाबा केदार आज जो है जून की 3 तारीख जहाँ हो चुकी है, जहाँ गर्मी होती थी, इन दोनों लोग बाहर बैठ करके भगवान के दर्शन किया करते थे, लाइन में लगा करते थे। लेकिन मैं देख रहा लगातार आज सुबह से जो है बर्फबारी हो रही है और तमाम पहाड़ों पर बर्फबारी गिरी हुई है और यात्रीगण जो हजारों की संख्या में यात्री लाइन में खड़े हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, यात्रा सीजन में काफ़ी बदलाव दिखाई दे रहा है। यात्रा खूब बढ़ती जा रही है और श्री सभा के कोई समाज मंदिर समिति, पुलिस प्रशासन, सभी लोग जो है यात्री की सेवा में लगे हुए हैं। अलाव चढ़ा हुआ है यात्री की सेवा के लिए। और मैं देश विदेश की यात्रा को कहना चाहता हूँ, आप आइए भगवान के आदि के दर्शन करने के लिए। किसी प्रकार की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार, हर हर महादेव। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना उस समय हुई जब पीपल चौक मांडूवाला क्षेत्र में कुछ युवक एक बोलेरो गाड़ी में बैठे हुए थे। पुलिस को दी गई तहरीर में वादी अभिषेक बर्तवाल निवासी तिलवाड़ी थाना सेलाकोई ने बताया कि वह अपने मित्रों के साथ गाड़ी में मौजूद बैठा था। इसी दौरान 2 लोग, जिनमें से एक की पहचान अजहर त्यागी के रूप में की गई है, मोटरसाइकिल पर आया और बोलेरो वाहन की ओर सामने से फायरिंग कर दी। फायरिंग में रोहित नेगी को गर्दन में गोली लगी। घायल रोहित को तत्काल आयुष के साथ मिलकर ग्राफिक हॉस्पिटल झाझरा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अभिषेक बर्तवाल की तहरीर के आधार पर अजहर त्यागी व एक अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच प्रेमनगर थाना अध्यक्ष उप निरीक्षक मोहन सिंह को सौंपी गई है। पुलिस ने बताया कि घटना की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और जल्द ही साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो सूचना प्राप्त हुई कि डीवाईटी चौक पर किसी व्यक्ति को गोली मार दी गई है। ये सूचना पर प्रेमनगर पुलिस के द्वारा मौका मुआयना किया गया। वहां जाकर पता चला कि जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है उन्हें उनके दोस्त ग्राफिकर हॉस्पिटल लेकर चले गए हैं। पुलिस के द्वारा ग्राफिकर हॉस्पिटल जाया गया। वहां पर पता चला कि जिस व्यक्ति को गोली मारी गई है उनका नाम रोहित नेगी है और वो तिलवड़ी थाना सेलाकोई क्षेत्र के रहने वाले हैं। उस समय उनके दोस्त जो साथ में थे उनसे जानकारी करने पर पता चला
कि रोहित नेगी अपने दोस्तों के साथ कल उनका जो एक दोस्त है तरुण, जो कि बड़ोवाला क्षेत्र में रहता है, उनके घर पर गए थे और सभी लोग खाना वगैरह वहाँ खा रहे थे। इसी दौरान इनके साथ जो इनकी एक महिला मित्र भी साथ में थी, उसके फ़ोन पर एक व्यक्ति का फ़ोन आता है और वो व्यक्ति उस महिला को बहुत ही गंदी बातें, अपशब्द और बदतमीजी से बात कर रहा होता है। इस दौरान रोहित नेगी भी ये बातें सुन लेता है और रोहित नेगी के द्वारा उस व्यक्ति से कहा जाता है कि आप इस प्रकार की बातें ना करें, ये बदतमीजी भरी बातें मत करिए। इसी दौरान रोहित नेगी और जो व्यक्ति फ़ोन पर था उनमें भी एक दूसरे से बहस हो जाती है और एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी जाती है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घरों को चल देते हैं और डीवीआईटी चौक पर जैसे ये लोग पहुंचे, वहाँ मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति आते हैं और जो बोलेरो जिसमें रोहित नेगी सवार थे उस पर फायर कर देते हैं। एक गोली उनके गले में लग जाती है। उसके उपरांत हत्यारे वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस के द्वारा जो रोहित नेगी के साथी हैं अभिषेक, उनकी तहरीर पर 103 BNS का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस घटना के खुलासे के लिए अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं। सीसीटीवी देखने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। एसओजी को सर्विलांस और धरपकड़ के लिए भी लगा दिया गया है और जल्दी ही पुलिस इसमें जो अपराधी हैं इसमें उनकी धरपकड़ कर रही है। जल्दी उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और आगे की कार्रवाई के लिए इसमें फील्ड FSL उनके दौरे में मुआयना कर लिया गया है और वहाँ से सैंपल कर। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।